हेलो। आवाज आ रही है क्या? आप सुन पा रहे हैं हमको? हमको सुन पा रहे हैं आप लोग? जल्दी यस बोलिए। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सबको। आपके सामने पहला क्वेश्चन है और पहला प्रश्न का आपको जवाब देना है। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है छोटे भाई, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्वेश्चन कहता है, ध्यान से समझिएगा, कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। अब यहां पे ये जो गोलमेज सम्मेलन है, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ और ये जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। प्रश्न कहता है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई, तो यह बिल्कुल सही है। तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इस गोलमेज सम्मेलन का रिजल्ट क्या निकला? तो भारत में भारत प्रशासन करने के लिए भारत सरकार अधिनियम 1935 आया। अब ये जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, ये बहुत ही उत्तम किस्म का अधिनियम था। इसमें अगर आप बात करेंगे तो इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद था और इस 321 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद में मामूली परिवर्तन करके भारत के संविधान में इसको जोड़ा गया। भारत के संविधान में प्यारे क्या किया गया? तो जोड़ा गया। तो ये बात एकदम सही है। दूसरा पॉइंट कहता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन गठन का उपबंध किया। तो ये भी हमारा पॉइंट सही है। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सही है, तो प्यारे भाई इसमें से आंसर हमारा क्या होगा? सी होगा। आंसर हमारा क्या होगा छोटे भाई? सी होगा। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो लोग हमारा क्लास किए होंगे उनको हम प्रथम मंत्रिमंडल ट्रिक से पढ़ाए थे। 5 मिनट का ट्रिक था और उसमें हमने सारे लोगों के बारे में चर्चा करवाया था। संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, कानून मंत्री B.R. अम्बेडकर को बनाया गया था और झंडा समिति के अध्यक्ष JV कृपलानी को बनाया गया था। तो दूसरा का आंसर होगा सी। तीसरा क्वेश्चन में आते हैं। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है? संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है? देखते हैं छोटे भाई आप आंसर क्या देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत दिन के बाद आपको देखे हैं। थैंक यू अंकित। चलिए, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है? संविधान के प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है? तो सुनील का जवाब आ गया है। सुनील कहते हैं कि सर समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है 1950 में संविधान के अंग के रूप में लागू किया गया था। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द ऐसे हैं जो कि मूल प्रस्तावना में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया था। तो ये पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। उक्त शब्द 1977 में संशोधित किया गया था। 1977 में नहीं, कब किया गया था? 42वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। ये गलत है। 85 में भी नहीं किया गया था। ये पॉइंट हमारा ये सही होगा। आ गया कथन और कारण वाला प्रश्न। ठीक है, कथन और कारण वाला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। भारत संघ नहीं है। अरे बाप रे, ये गलत है प्यारे भाई। शुरुआत में ही कहा गया है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। ये कहना एकदम गलत है कि भारत संघ नहीं है। भारत तो संघ है ही और भारत जो है वो राज्यों का संघ है। क्लियर है? किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। किसी भी
जैसे बिहार से झारखंड को अलग किया गया था, तो जरूरी नहीं है कि बिहार और झारखंड से पूछा जाएगा। अगर संघ सरकार यानी केंद्र सरकार चाहेगी तो किसी भी राज्य के सीमा और नाम में परिवर्तन कर सकती है। ये हमारा ठीक है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। तो ए और आर दोनों सही है, ये गलत हो गया। ए तथा आर दोनों सही है, गलत हो गया, क्योंकि ए हमारा गलत है और आर सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 3 क्वेश्चन फिर से ऑप्शन में नहीं लिखे हैं। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन कौन सा सही है? तो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। हाँ तो ठीक तो है, नहीं लिखा हुआ है ना, ये 1950 में लागू नहीं किया गया था। कौन सही है? तो ठीक तो है, कौन सही है, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में इसको जोड़ा गया था। तो अंग नहीं है, ये हमारा ठीक है। नहीं वर्ड भी अगर हम पढ़ेंगे मिस्टेक हो गया, अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो भी हमारा ठीक है, क्योंकि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 1976 में जोड़ा गया था, इस बात को याद रखिएगा। तो ठीक कह रहा है कि शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। बहुत छोटा पॉइंट पकड़ा है। नाम क्या है इसका? मुकेश, बहुत धन्यवाद आपको। फिर भी वही आंसर होगा। कहता है निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? देखो, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 एक आपने पढ़ा होगा जब आप भाग 2 पढ़ रहे होंगे। अनुच्छेद 5 से 11 तक इसमें पढ़ना था। इसमें भारत नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता प्राप्त करने के 5 नियम और नागरिकता त्यागने के 3 नियम बताए गए थे। तो वही प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? त्यागने के 3 नियम कौन कौन होंगे? अगर कोई भी व्यक्ति खुद से अगर भारत की नागरिकता को त्याग दे तो उस कंडीशन में भारत की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी। पर्यावासन पर, यानी कि भारत छोड़ करके किसी और देश में अगर जाकर के बस जाता है, उस कंडीशन में भी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। वंचित किए जाने पर, अगर भारत सरकार को उक्त व्यक्ति के बारे में अगर यह स्पष्ट जानकारी मिल जाता है कि फलना व्यक्ति जो है गलत तरीके से भारत में रह रहा है, उस कंडीशन में अगर सरकार उसको वंचित कर देता है तो भी उसकी नागरिकता चली जाएगी। तो इसका जो आंसर होगा वो उपयुक्त में से 1 से अधिक होगा। क्या होगा? 1 से अधिक होगा। सब सारे जो नियम हैं, सारे नियम से भारत की नागरिकता समाप्त होती है। ठीक है छोटे भाई, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। क्या आपको एक बात पता होना चाहिए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक पढ़ना होता है। मौलिक अधिकार की अगर हम बात करेंगे तो 12 से लेकर के और 35 तक पढ़ना होता है। मूल कर्तव्य की बात करें तो 51 के क में पढ़ना होता है। अब प्रश्न पर हम आते हैं। भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद हैं 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो 13 जो आप पॉइंट देख रहे हैं, इसको ऐसे बनाना सीखना है हम लोग को कि 13 जो लिखा हुआ है वो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। 13 यानी कि ये मौलिक अधिकार को निर्दिष्ट या सुनिश्चित करता है। क्लियर है? और सब लोग का जवाब भी आ रहा है। प्रियंका का है, जुगनू का है, अंसा पंडित का है, अमित का है, एस्पिरेंट का है, आशा पंडित, सबका बी आ रहा है। बहुत बढ़िया। आइए अब आपको एक क्वेश्चन जो है, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? देखो प्यारे, अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि आप धार्मिक कार्य का प्रबंध कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे समझना अगर है, जैसे अभी छठ आ रहा है, तो अभी छठ आ रहा है तो आप देखे होंगे कि छठ में जो लोग थोड़ा सा पॉलिटिशियन टाइप के होते हैं या जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, वो अपने समाज में, अपने एरिया में जहां छठ वगैरह होता है तो चाय का वितरण करते हैं या नारियल या ओड़िया या सूप वगैरह का वो वितरण करते हैं। लेकिन कहा गया है कि ठीक है, अनुच्छेद 26 आपको धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है, मानते हैं कि आपको देता है, लेकिन उसमें भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। आखिर किस प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं
ये आपसे पूछा जाता है कि ठीक है, प्रतिबंध लगाए गए हैं, तो किस प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं? तो लोक व्यवस्था, अगर लोक व्यवस्था में दिक्कत हो, प्रसाद लेने के लिए या चाय पीने के लिए बहुत भीड़ लग जाए, एक्सेस भीड़ लग जाता हो, और जिससे हो सकता है कि भगदड़ मच जाए, उस कंडीशन में इसको प्रतिबंधित किया जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात नहीं है। अगर आप धार्मिक प्रबंध करते हैं तो राष्ट्रीय सुरक्षा इसमें हनन नहीं होता। शिक्षा, तो भाई शिक्षा क्यों इसमें आएगा? आप किसी को चाय पिला रहे हैं या धार्मिक समुदाय का काम कर रहे हैं तो इसमें शिक्षा नहीं आता। सदाचार भी नहीं आता, सॉरी सदाचार आता है, सदाचार भी आएगा। सदाचार क्या है? सदाचार का मतलब हुआ, जैसे मान लो कि आप दूध पिला रहे हो, अब छठ का व्रत चल रहा है, अब आप उसमें नमक डाल दो, यानी कि धार्मिक चेतना को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। सदाचार यानी कि अगर आप छठ में चाय वितरण कर रहे हैं तो एकदम शुद्ध बना करके आपको पिलाना है। ठीक, क्लियर हो गया? तो एक सही है, एक सही है। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना होगा। हाइजीनिक, जैसे मान लीजिए कि अभी ठंडा का दिन है, बहुत ठंडा कड़ाके का पड़ रहा है और आप चाय बेच रहे हैं, तो हो सकता है कि ठंडा के पहुंचते पहुंचते लोग मर जाए, या बहुत गर्मी है और आप चाय बेच रहे हैं। मतलब धार्मिक प्रबंध आपको करना है। जैसे आप पंडाल बना करके अपने तरफ से पंडाल दे दिए, उसमें पंखा ही नहीं लगा, बहुत गर्मी है, इस सब का भी ध्यान उसमें रखना है। इस सब पे प्रतिबंध होता है, धर्मनिरपेक्षता उसमें नहीं आता है। तो ऐसे प्रश्न को बड़ा बहुत ढंग से बनाना होता है। पहला, चौथा और पांचवा, पहला, चौथा और पांचवा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? प्यारे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। क्लियर है ना? निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? अनुच्छेद 39 के ए में कहा गया है समान न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता। 100% सही है, 100% सही है। अनुच्छेद 40 में कहा गया है ग्राम पंचायत का गठन, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 48 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण करना, यह नहीं कहा गया है। न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथकीकरण करना ये अनुच्छेद 50 में है। तो अनुच्छेद 48 में क्या है? तो अनुच्छेद 48 में है कृषि और पशुपालन। क्या है? कृषि और पशुपालन है। क्या है प्यारे? तो कृषि और पशुपालन है। तो इसका गलत वाला हमको ढूंढना था, तो गलत हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एक मामले में अपने पॉकेट विट्टो की शक्ति का प्रयोग किया था वह था, हमको पता है सब लोग इसका सही जवाब देंगे, क्योंकि पॉलिटी की तैयारी करने वाले लगभग बच्चे 99% बच्चे इसका जवाब जानते हैं। चलिए हम देखते हैं आपका जवाब क्या है इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका क्या जवाब है? इस क्वेश्चन के लिए 9 का सी, आदित्य का, सुधा कुमारी का, अमित का, ब्रजेश का भी ठीक है, जितेंद्र का भी ठीक है, चंदा देवी का भी ठीक है, रविकांत का भी, मतलब सबको पता है, हम बोल ही दिए थे। जुगनू का, एस्पिरियंट का, आशा का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भारतीय डाकघर संशोधन में सबसे पहले पॉकेट विट्टो का इस्तेमाल किया था। अब आपको जवाब देना है वो कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने जेबी विट्टो का, कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने जेबी विट्टो का इस्तेमाल किया था? जल्दी बताएंगे कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने डाकघर अधिनियम में, जल्दी से बताएंगे। सर चश्मा क्यों लगाए हैं? थोड़ा सा 2 दिन बिना चश्मा का भी पढ़ाए थे, छुट्टी से पहले चश्मा लगा के हम पढ़ा रहे थे, तो आंख चेक करवाने गए तो आंख में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं बोला, बस बोला कि लाइटिंग से इसको बचा के रखना है। तो अभी यहां पे लाइटिंग बहुत ज्यादा है, इसी की वजह से। जल्दी से नाम बताइए, वो कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने जेबी विट्टो का इस्तेमाल किया? ज्ञानी जैल सिंह। मुकेश का जवाब आया, ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, मुकेश का जवाब आ गया। और कोई बताइए? ज्ञानी जैल सिंह, अविनाश का भी आ गया। बहुत बढ़िया। ज्ञानी जैल सिंह जो थे वो भारत के 7वें नंबर के राष्ट्रपति थे। अभी वर्तमान में 15वें राष्ट्रपति हैं। पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, दूसरा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, तीसरा डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, चौथा वीवी गिरी थे,
5वां फखरुद्दीन अली अहमद थे, 6ठा नीलम संजीव रेड्डी थे, 7वां ज्ञानी जैल सिंह थे, 8वां वेंकट रमन, 9वां शंकर दयाल शर्मा, 10वां नारायण के.आर. नारायण, 11वां एपीजे अब्दुल कलाम, 12वां प्रतिभा देवी सी पाटिल, 13वां प्रणब मुखर्जी, 14वां थे कौन, रामनाथ कोविंद, और अभी वर्तमान में 15वां कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है। वेरी गुड। उप प्रधानमंत्री का या उप प्रधानमंत्री पद का सृजन किस कंडीशन में हुआ? उप प्रधानमंत्री पद का जो सृजन है वो किस कंडीशन में हुआ? ये क्या है उप प्रधानमंत्री का पद? मूल संविधान के अंतर्गत हुआ था, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ था, 44वें संशोधन के द्वारा हुआ था? आपकी क्या सोच है? क्वेश्चन नंबर 10 का आदित्य ने कहा कि बी होगा, सुनील भी कहते हैं बी होगा, तन्नू कहती है कि सी होगा सर, अमित कहते हैं कि बी होगा। हाँ, जिसका भी बी है वो सही है। संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ। भारत के संविधान में उप प्रधानमंत्री का पद कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। याद रखिएगा, जब पहला मंत्रिमंडल बना था, जब पहली बार प्रधानमंत्री बनने की बात हुई थी, तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए थे, बनना किसी और को था। उसी समय इस पद को सृजित किया गया था, याद रखिएगा। चलिए, उस कहानी की तरफ हम नहीं जाएंगे क्योंकि 5-7 मिनट का कहानी है, फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति है? उनका स्वयं का शक्ति है, विवेक का, सोच करके बताना है आपको। आप सब पढ़े भी हैं इस क्वेश्चन को, सारे लोग पढ़े हैं। 11 का डी। सुनील बहुत तेजी में जवाब देता है, अच्छा बच्चा है, मेहनत करता है। और बताइए, क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा बच्चा है, मेहनत करता है, पर सोच के जवाब देना है सुनील, बहुत तेजी में जवाब नहीं देना है प्यारे। क्यों? क्योंकि अति उत्साह से कभी कभी ना हम गलती कर बैठते हैं छोटे। हाँ, ब्रजेश का डी है, राहुल कुमार का भी डी है, जिसका भी डी है उनका सही है। प्रियंका का डी है, जुगनू खातून का भी डी है। ठीक है सुनील, बहुत एग्रेसिव वे में तुरंत जवाब नहीं देना है, थोड़ा समय 2-4-5 सेकंड ज्यादा ले लेंगे, देखते हैं क्या होगा, है ना। तो बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अब हम कहते हैं कि जिसका डी है उसका गलत है। गलत कैसे है? अब सुनिए गलत कैसे है। क्वेश्चन क्या था? स्वविवेकी शक्ति है। अब आपको सीखना है। मंत्री परिषद की नियुक्ति, मंत्री परिषद की जो नियुक्ति होता है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर करते हैं, इसलिए स्वविवेकी नहीं हुआ। क्लियर हो गया? विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना, ये उनके पावर के अंतर्गत आता है। विधेयक को रोक के रखना, बिल्कुल राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को रोक के रख सकते हैं। क्षमा प्रदान करना, क्षमा दान की शक्ति जो होता है उस स्वविवेकी में नहीं आता है। स्वविवेकी का मतलब होता है जिसपे किसी का निर्णय लेने की जरूरत नहीं हो, स्वयं से निर्णय लें। क्षमा दान की शक्ति में एक प्रोसेस होता है, वो बात संसद तक पहुंचती है, फिर संसद के बाद राष्ट्रपति तक पहुंचती है। इसके बाद क्या होगा? संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना, यह भी उनका स्वविवेक नहीं है। संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? इसके 2-3 कंडीशन होते हैं, संसद से जुड़ा हुआ ये बात होता है, इसलिए इसको स्वविवेकी नहीं कहते हैं। छठा है संसद को संदेश भेजना, बिल्कुल संसद को जब चाहे तब संदेश भेज सकते हैं, जब उनका मन करेगा तब भेज सकते हैं, स्वविवेकी हुआ। न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीश की नियुक्ति भी वो अपने मन से नहीं करते हैं। न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए भी एक रूट बना हुआ है, एक सिस्टम बना हुआ है, उसी हस्ताक्षर करते हैं। तो स्वविवेकी में कौन कौन हुआ? दूसरा हुआ, तीसरा हुआ और छठा हुआ, यानी कि दूसरा, तीसरा और छठा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और सोच के हम लोग को बनाना था। क्लियर हो गया? ठीक है ना? गुड। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्री परिषद रख सकता है? बताइए ना प्यारे, कौन सा है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव है जो कि मंत्री परिषद रख सकता है? बताएंगे? रविकांत कहते हैं एक। बहुत तेजी में जवाब नहीं देना है। बताइए कौन सा है जो कि मंत्री परिषद रख सकता है? बहुत लोगों का जवाब ए है, कुछ का सी है, कुछ का बी है।
देखिए, मंत्रिपरिषद कौन सा रख सकता है? बारह का सी। कुछ लोग कह रहे हैं बी। नहीं, ए तो होगा नहीं पहली बात। अब रहा ए और सी का मामला। बारह का सी। अब कहोगे सर अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं होगा? ये क्यों नहीं होना चाहिए? सर जवाब आपका ए होगा, ए नहीं होगा। मंत्रिपरिषद जो होता है ना, वो अविश्वास प्रस्ताव लगाती है। अविश्वास प्रस्ताव ना कि विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव कुछ ऐसा होता नहीं है। विश्वास प्रस्ताव क्या होता है? जब विश्वास नहीं तो प्रस्ताव क्यों लेके आएगा? जब अविश्वास होता है तब प्रस्ताव कि भाई हम इस सदन से संतुष्ट नहीं है या इस अध्यक्ष से संतुष्ट नहीं है। क्लियर है ना? तो याद रखिएगा इसका ए आंसर होगा। लेकिन जो आपको आंसर सीट मिला है उसमें आपको ई आंसर दिया है जो कि गलत है, सुधार लीजिएगा बढ़िया से। निम्न में कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, हम तो सभी जवाब दे दीजिएगा, ठीक है ना? आराध्या कहते हैं कि सर सीडीपी का क्लास होता है। अब मेरे को नहीं पता प्यारे सीडीपी के बारे में। तनुश्री मेहनत करो प्यारे, बिल्कुल सब सही होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो भैया उपराष्ट्रपति होता है। हाँ, ये सबका हमको पता है ना, इसका जवाब सब लोग सही दीजिएगा, सब लोग इसका सही जवाब दीजिएगा। आइए, भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? आइए जवाब दीजिए। ये तो मतलब लगभग लोग इसका जवाब दे सकते हैं। भारत की जो संसद है वो किस प्रोसेस से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? बोलिए, किस प्रोसेस से करती है? प्रियंका कहती है कि ए होगा, सुनील कहते हैं कि 14 का सी होगा। गलत है, जिसका ए है, याद रखिएगा, संसदीय समितियों के माध्यम से। बहुत सारी समिति बना हुआ है, प्राक्कलन समिति है, ऐसा समिति आप सुने होंगे। संसद जो होती है अपनी समितियों के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। क्लियर है? आइए, एक क्वेश्चन तो बहुत पहले भी आप देखे होंगे, बहुत भी पहले आपको मिला होगा। आइए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। लोक लेखा जो समिति है वो एक प्रकार की वित्तीय समिति है। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का होगा 3। आइए बी का बनाते हैं। याचिका समिति जो होती है वो कार्यकारी समिति होती है। बी का होगा सी, 4 हो जाएगा। सी का स्टॉक बाजार स्कैम समिति जो होता है एक प्रकार का तदर्थ समिति होता है। और डी में आते हैं तो विभागीय समिति क्या होती है? तो एक प्रकार की स्टैंडिंग समिति होती है। 2 हो जाएगा। 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? 15 का सी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सीमा प्रबंधन विभाग, सीमा प्रबंध विभाग निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालय में से किस एक का विभाग है? बताएंगे। सीमा प्रबंधन विभाग निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालय में से किस एक का विभाग है? क्वेश्चन नंबर 16 बताएंगे। इसको याद रख लीजिएगा क्योंकि हाँ, सुनील का सही है, प्रियंका का भी सही है, बहुत बढ़िया। रविकांत का भी ठीक है, प्रियंका कुमारी का भी ठीक है, गायत्री का भी ठीक है, होमनिस्ट्री बिल्कुल गृह मंत्रालय का। बहुत अच्छा, जिनका भी सही है ना। सीमा प्रबंधन विभाग जो होता है ना वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत। अब इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं इसको। दोबारा एक क्वेश्चन कभी आए तो गलती नहीं करना है। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि, फिर से समझिएगा, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि, क्या है प्रमुख लाभ? संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ क्या है? बताइए ना।
संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ क्या है? 17 का डी। सुनील कह रहे हैं कि 17 का डी होगा। अच्छा ठीक है, बहुत तेजी में जवाब नहीं देना है। कार्यपालिका विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। 100% गलत। यह नीति की निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ संसदीय स्वरूप ही अधिक दक्ष है, कार्यपालिका न्यायपालिका सब लोग दक्ष ही हैं। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी तो होती है। 100% सही है। देखिए कार्यपालिका जो होता है, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। और अगर पूछ दे कि कार्यपालिका व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो यह होती है राष्ट्रपति के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। आया बात समझ में? यहां पे विधानमंडल की जगह पर संसद लेंगे आप तो केंद्र सरकार की बात हो जाएगा, और यहां पे अगर विधानमंडल है तो यहां पे राज्यपाल आप ले सकते हैं। दोनों के लिए सेम कंडीशन काम करता है, दोनों के लिए। तो याद रखिएगा कार्यपालिका जो होता है राज्य में विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी तो होता है, और कार्यपालिका व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति होता है। केंद्र में कैसा होता है? कार्यपालिका संसद के प्रति सामूहिक रूप से, या मंत्रिपरिषद कह सकते हैं, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद होता है, और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति। ये दोनों जगह वैलिड होता है। ये हमारा आंसर होगा सी। राज्य में विधान पारिषद के सृजन या समापन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया गया है? प्यारे आपको पता होना चाहिए कि विधान पारिषद की अगर हम बात करें तो विधान पारिषद 6 राज्य में है, और इसका ट्रिक भी हम बताए थे कि तुम कब आओगी, तुम कब आओगी। 6 राज्य में विधान पारिषद है। एक है तेलंगाना में, एक है महाराष्ट्र में, एक है कर्नाटक में, एक है बिहार में, एक है आंध्र प्रदेश में, और एक है यूपी में। ये मतलब कुछ नहीं होता है, तुम कब आओगी। विधान पारिषद की अगर बात करें तो इसको ऐसे समझना होगा, ऐसे समझना होगा। विधानमंडल जिसकी चर्चा अनुच्छेद 168 में की गई है, इसके 2 भाग हैं। एक है विधानसभा और प्यारे एक है विधान पारिषद। अब यहां पे यह समझना है कि 168 में तो विधानमंडल है, और अनुच्छेद 170 में विधानसभा है, और 171 में विधान पारिषद है। तो 168 के बाद सीधे 170 171 आ गया, 169 कहां गया? तो यही जो 169 है, इसी 169 अनुच्छेद में कहा गया है राज्य में विधान परिषद के सृजन और समापन की चर्चा। बात समझ में आया? हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा? 169 होगा। गुड ना, बहुत बढ़िया। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आसान क्वेश्चन है, हम उम्मीद भी करेंगे कि आप इसका सही जवाब देंगे। बताइए, आसान क्वेश्चन है और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसका सही जवाब देंगे। बताइए, हम उम्मीद करते हैं आप इसका सही जवाब देंगे। भैया राज्यपाल जो होता है ना, वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, और राज्यपाल को राष्ट्रपति का एजेंट भी कहा जाता है। समझ में आया? राष्ट्रपति को राज्यपाल का एजेंट भी कहा जाता है। कहता है पंचायती राज्य पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए तथा इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20। अब आपको इसको सजाना है, पहले कौन आया था, बाद में कौन आया। देखो, सबसे पहले आया था BR मेहता समिति। BR मेहता समिति के बाद आया अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति के बाद आया JKV राव समिति, और इसके बाद आया LM सिंघवी समिति। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। बहुत बारी क्वेश्चन पहले हम कर चुके हैं। कहता है पंचायत अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत
समाविष्ट क्षेत्र में ग्राम सभा की क्या भूमिका शक्ति है? ग्राम सभा की भूमिका शक्ति आपसे पूछ रहा है। चलिए जवाब दीजिए, ग्राम सभा की क्या भूमिका शक्ति है और सही बताना है। पहले पढ़ते हैं ऑप्शन को। ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्र में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है। बिल्कुल, ग्राम सभा के पास जो अनुसूचित लोगों का जमीन है उसको, जैसे झारखंड में जाइएगा ना, तो झारखंड में जो वहां के जो लोकल लोग हैं जो कि अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं, जनजाति के अंतर्गत आते हैं, उनके जमीन को कोई बाहरी आदमी नहीं खरीद सकता है। ठीक है सर, उसका टाइम लिखिए ना सर। देखो सर्च मारो गूगल पे, बहुत बार क्वेश्चन करा गए हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार जब वो क्वेश्चन आए तो हर बार डेट लिखे, 20 बार लिखे होंगे आज तक हम। ठीक है, इसीलिए आपका हर क्वेश्चन गलत होता है। एकदम आप बैठ गए हो कि सारा चीज मास्टर ही बताए। अपना स्किल भी डेवलप करना है तन्नू। ठीक है, ये बात हमारा सही है। ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है। बिल्कुल, ग्राम सभा के पास आप देखे होंगे कि पंचायती राज व्यवस्था में सरकार के द्वारा पेड़ रोपने का भी व्यवस्था किया जाता है कि आप अपने पंचायत में पेड़ रोपिए, छोटा वनोपज कीजिए, वन को उपजाइए। ये भी ठीक है हमारा। अनुसूचित क्षेत्र में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा पर्यवेक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक जरूरी नहीं है। खदान को, जैसे झारखंड हमारा नजदीकी राज्य है, वहां पे जरूरी नहीं है कि आप पंचायत का लाइसेंस वहीं से आपको मिलेगा, उसके लिए अलग सिस्टम बना हुआ है, सरकार के अंतर्गत आती है। ये हमारा सही नहीं है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने पद के कर्तव्य का निर्वहन करूंगा, संविधान और कानून की रक्षा करूंगा। यह शपथ ली जाती है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। क्योंकि बात आ रहा है संविधान और कानून की रक्षा करना, तो संविधान और कानून की रक्षा करने का दायित्व तो किसके पास जाता है? किसके पास जाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण पे आपको चर्चा करना है। क्लियर है? कथन और कारण पे आपको चर्चा करना है। चलिए पढ़ते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य भी है। बिल्कुल ठीक है। नियंत्रक 148 अनुच्छेद में कहा गया है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा, उसका जो कर्तव्य होता है वो खर्च की वैधता सुनिश्चित करना, कितना खर्च करना है सरकार को। उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना होता है। पैसा से जुड़ा हुआ चीज है। आया बात समझ में? लेकिन यहां पे ध्यान दीजिएगा, दोनों में पैसे की बात कर रहा है। व्यय, यहां पे वित्त पैसे की बात हो रहा है या खर्च की बात हो रहा है? दोनों सही है और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहा है। इस कंडीशन में इसका आंसर क्या होगा? तो बी होगा। ये हमारा प्रतिज्ञा बैच है, एनसीईआरटी है। आप एनसीईआरटी का नोट्स चाहते हैं क्लास 6 से लेकर 10 तक, चारों सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, यहां पे देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, तो इसका रिकॉर्डेड बैच है, साथ में नोट्स है क्लास 6 से लेकर के 10 तक। यानी कि कितना किताब हो जाएगा? 12 किताब, छठा से लेकर 10वां तक, ज्योग्राफी छठा से 10वां तक, पॉलिटी छठा से 10वां तक और इकोनॉमिक छठा से 10वां तक। आपको दोनों बैच में नोट्स मिलेगा। दोनों में से कोई भी आप एक बैच खरीद सकते हैं। अगर आप 1 to 5 के लिए हैं तो इसको ले सकते हैं, 6 to 8, 9 to 10 के लिए तो इसको ले सकते हैं। एक बेनिफिट है कि 299 रुपया में रिकॉर्डेड बैच और एनसीईआरटी का क्लास 6 से लेकर के 10 तक, वो किताब वाला नोट्स नहीं है, अलग से बनाया हुआ है। आपको एक नोट्स मिल जाएगा जो कि आपको परमानेंट जिंदगी भर काम आएगा, किसी भी एग्जाम के लिए। प्रेशर नहीं है, अगर इच्छुक हैं तो ले सकते हैं। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पे प्रतिज्ञा बैच के नाम से अवेलेबल है। कहता है कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पी.एन. भगवती थे। याद रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि जनहित याचिका की जननी किसे कहते हैं या माता किसे कहते हैं? जनहित याचिका की माता किसे कहते हैं? जनहित याचिका की माता किसे? पुष्पा कपिला हिंगोरानी को कहते हैं। पुष्पा, कपिला और 1 मिनट, चलिए
तो याद रखिएगा कौन है, पुष्पा, कपिला। जनहित याचिका का अर्थ क्या होता है? तन्नू, ठीक है बच्चा बताते हैं, तुम बहुत कंफ्यूज रहती हो बच्चे। देखो हाँ यहाँ पे रख दो, दरवाजा बंद कर देना। जनहित याचिका का मतलब देखो, जनहित याचिका जो होता है नाम में छुपा हुआ है जनहित। वैसा याचिका, याचिका का मतलब क्या होता है? याचना करना, यानी कि वैसा व्यक्ति जो समाज के हितों के लिए सरकार से याचिका करता है। कहीं पे ज्यादा प्रदूषण है, याचिका दायर कर दिया जा सकता है। कहीं पे गरीबी है, भुखमरी है, किसी के साथ कोई कांड हो गया, बहुत बड़े लेवल पे कांड हो गया, तो सरकार से याचिका दायर किया जाता है। ठीक है प्यारे, चलिए। भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकार को किसके अंतर्गत रखा? आपको पता होना चाहिए। संघ सूची होता है, राज सूची होता है, समवर्ती सूची होता है और अवशिष्ट शक्ति भी होता है। अवशिष्ट शक्ति की अगर हम बात करें या अधिकार की बात करें तो यह कनाडा के संविधान से लिया गया है, और अवशिष्ट शक्ति पर कानून बनाने का जो अधिकार है केंद्र सरकार को, यानी कि संघ सरकार को है। सिंपल सा पूछा है क्वेश्चन, क्लियर है? अभी कोई बैच चलाइए सर? अभी प्यारे कोई बैच नहीं चलेगा, जब भी चलेगा तो फेस्टिवल के बाद चलेगा, क्योंकि अभी बीच में छुट्टी हो जाएगा। और 1 तारीख से हम 10 दिन की छुट्टी पर भी जा रहे हैं, बाहर उत्तराखंड जा रहे हैं, क्योंकि मेरा मेडिटेशन का क्लास चलता है, मतलब साधना वगैरह आप कह सकते हैं। तो हम 10 दिन के लिए बाहर चले जाते हैं, उत्तराखंड चले जाएंगे। 1 से 10 तारीख तक हम वहीं रहेंगे। तो आने के बाद ही कोई बैच हमारा चलेगा, क्योंकि अभी फेस्टिवल बीच में बहुत सारा आ रहा है। तो आप जानते ही हो कि प्यारे अभी डिस्टर्ब हो जाएगा बैच लॉन्च करेंगे तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? पॉलिटी का बैच जरूर चलाइएगा गुरुजी। ठीक है प्यारे, देखते हैं, लेकिन जब भी चलेगा अगले महीना में 10 तारीख के बाद चलेगा। क्वेश्चन नंबर 26 का सी, हाँ नम सटीक जवाब दिया है सुनील। रविकांत का भी सही जवाब है, बहुत बढ़िया प्यारे, बहुत बढ़िया। ठीक है, सी होगा। कहता है लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 27 बताइए। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, तो सही है। निर्वाचन का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, बिल्कुल ठीक है। निर्वाचन के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में, गलत है। इसमें राष्ट्रपति का कोई रोल नहीं होता है, याद रखिएगा। निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र छोड़ा जाता है। तो इसका गलत पूछ रहा था ना, कौन सही नहीं है मतलब गलत है, तो गलत हमारा कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्रिमिनल ट्राइब्स, इसको याद रखना है कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ? क्वेश्चन नंबर 28। अच्छा, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट याद रखना है। यह आया था 1871 में। कब आया था? 1871 में आया था। राष्ट्रपति शासन अधिकतम, राष्ट्रपति के द्वारा शासन अधिकतम लगाया जा सकता है, कितने वर्ष तक लगाया जा सकता है? बोलिए अधिकतम कितने वर्ष तक लगाया जा सकता है? तो जवाब दीजिए। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने वर्ष तक लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने वर्ष तक लगाया जा सकता है? उनतीस का सी, हाँ ठीक है सुनील, बहुत बढ़िया। अधिकतम कितने वर्ष तक लगाया जा सकता है? 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। जम्मू एवं कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम कब बदल करके राज्यपाल कर दिया गया था? तो ये कर दिया गया था 1965 में, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19 1C में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया? क ख ग हुआ ना, तो 19 का ग, यह हुआ था 97वां संशोधन अधिनियम 2011 में। ये क्वेश्चन थोड़ा परेशान कर सकता है आपको, क्योंकि ज्यादातर ऐसे प्रश्न जो होते हैं कम देखने को मिलते हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था? तो पीजेंट्स एंड वर्क्स पार्टी ऑफ इंडिया 2-3 लोगों ने मिलकर के किया था, जिसमें केशव राव जेधे एक नाम है, केशव राव जेधे। और केशव राव जेधे ने पीजेंट्स एंड वर्क्स पार्टी ऑफ इंडिया का स्थापना किया था। लेकिन हमारा जो प्रश्न है वो है भीमराव अंबेडकर को लेकर के। तो ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ये 2 भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। तो 2 और 3, ऑप्शन नंबर क्या होगा?
बी होगा। राज्य संघों का संघ है। कौन सी राजनीतिक विचारधारा इस वक्तव्य का समर्थन करती है? कौन सी विचारधारा समर्थन करती है? जवाब दीजिए जल्दी से। तो इसको कहते हैं बहुलवाद। संघ राज्य संघों का संघ है, इसको बहुलवाद कहते हैं। क्लियर है? ये सब याद रखिएगा, भुलाइएगा नहीं। ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, भुलाइएगा नहीं इसको। निम्नलिखित में गलत बयान कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा वाला क्वेश्चन में थोड़ा मजा आता है, क्योंकि आपको हर ऑप्शन से गुजरना पड़ता है। गलत पूछते हैं, चलिए पढ़ते हैं। लोकतंत्र में सामाजिक विभेद का राजनीति पर अवश्य प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, अगर लोकतंत्र में समाज में विभेद है, गरीबी अमीरी को लेकर के, जाति को लेकर के, तो इसका राजनीति पर भी प्रभाव पड़ता है। एकदम सही है, पर हमको तो गलत चुनना है। लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश को भी खंडित कर सकता है। गलत है। कभी भी लोकतंत्र, क्या हमारे देश में लोकतंत्र है तो क्या हमारा देश विखंडित हो गया? नहीं, ये गलत है। लोकतंत्र को सामाजिक विभेद से उत्पन्न समस्याओं का हल ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। बिल्कुल, लोकतंत्र से समाज में क्या परेशानी है इसको ढूंढा जाता है। तो आंसर हमारा गलत वाला कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्तांतरित हुआ था? याद रखिएगा, 24 अप्रैल 1954 को हुआ था। कब हुआ था पंचशील समझौता? यह हुआ था, डेट आपसे पूछा है, 24 अप्रैल 1954 को। तो आपको डेट याद रखना है। आंसर सी होगा। किसने कहा है जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं है? एक कथन है और ये कहा था लॉक ने। किसने कहा था? लॉक ने कहा था। याद रखिएगा इसको। 2026 के बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या थी? देखो प्यारे, याद रखना, 3 चीज याद रखना। ग्राम पंचायत की, अगर कभी पूछ दे पंचायत समिति की, और कभी पूछ दे आपसे जिला परिषद की, तो प्यारे याद रखना, ग्राम पंचायत आबादी जो था 7,000 था, 5,000 है पंचायत समिति का और 50,000 है किसका? तो जिला परिषद का। क्लियर है? तो 5,000 में आपका, सॉरी क्या है, ग्राम पंचायत है, तो 7,000 याद रखिएगा। 50,000 नहीं तन्नू, 50,000 तो जिला परिषद का होता है बच्चा। चलिए, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत। देखो, निःशुल्क शिक्षा का जो अधिकार है उस पर आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना? तो मौलिक अधिकार के रूप में गारंटेड है? नहीं, ये मौलिक अधिकार के रूप में गारंटेड नहीं है। मौलिक अधिकार के रूप में गारंटेड का मतलब हुआ कि भारत में जन्मा हुआ हर व्यक्ति को शिक्षा निःशुल्क मिलेगा, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। अलग अलग राज्य में अलग अलग रूल हैं शिक्षा को लेकर के, इसलिए इसको नीति निर्देशक तत्वों के अधीन रखा गया है। कहां रखा गया है? राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांतों में प्रतिष्ठित किया गया है। क्लियर है? क्या हो गया रे दादा, कौन गुनाह कर दिए थे हम? आ गया। कहता है 1971 के ग्रैंड अलायंस से संबंधित कथनों पर आपको करना है विचार। ग्रैंड अलायंस विचार करना है, ठीक है? सत्य कथन चुनना है। कहता है इसका गठन गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेसी दलों ने किया था। पहला पॉइंट सही हो गया। ग्रैंड अलायंस का गठन कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेसी दलों ने मिलकर किया था। ये वर्ल्ड पॉलिटी का क्वेश्चन हो गया। इसके पास एक स्पष्ट राजनीतिक तथा विचारात्मक कार्यक्रम था। गलत बात है, इनके पास कोई भी स्पष्ट राजनीतिक और विचारधारात्मक नहीं था। रहता तो आज तक देखने को मिलता है नहीं। इसका गठन सभी गैर कांग्रेसी दलों ने एकजुट होकर किया था? नहीं, इसमें गैर कम्युनिस्ट भी थे और गैर कांग्रेसी थे, कांग्रेसी नहीं थे। गैर कांग्रेसी का मतलब होता है जो कांग्रेसी नहीं है। क्लियर है? तो इसका आंसर सिर्फ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। आज का आखिरी क्वेश्चन कहता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको करना है विचार। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में पढ़ते हैं। ये संविधान सभा के मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक तथा प्रांतीय मामलों की समितियों से संबंधित थे, अध्यक्ष रह चुके थे। भाई बिल्कुल सही है। इन्होंने देशी रियासत को भारत संघ में मिलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2 लोग, वीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल, राज्य को एक करने, 552 रियासतें थी भारत में, और सबको एक करने में 2 लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, वीपी मेनन का और सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ये भी ठीक है। ये स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बनाए गए थे। 100% सही है, सारे पॉइंट सही है, इसलिए इसका जवाब होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो
उम्मीद करते हैं कि आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा छोटे भाई, और फिर मिलते हैं कल नए डिस्कशन के साथ। नमस्कार सबको।